दर्पण दर्पण का है? दर्पण वो है जना हम चेहरा देखे नहीं, कह देव तो बीच लोग खिसिया के भागी लोग वहां से। ए, दर्पण क्या है? तो दर्पण एक पारदर्शी कांच का भाग होता है। किसका भाग होता है? ए लड़की क्या करते रहो, संविधान लिखते रहो। ए, दर्पण पारदर्शी कांच का वह भाग होता है जिसके किसी एक सतह पर कलई किया होता है और दूसरे सतह से प्रकाश का। दर्पण वह दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। कौन कौन? समतल और गोलीय हो जाएगा। एक का नाम क्या है? समतल, दूसरा का नाम है, अब कुछ इसमें बात समझना होगा। देखा ना, यहां पे समझना यह होगा कि मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। परावलयिक दर्पण भी हो सकता है, वो यू हो जाएगा पूरा तो परावलयिक हो गया, उसमें क्या करना है। गोलीय दर्पण ही थोड़ा सा और यू आकार का हो जाए तो क्या हो जाएगा? परावलयिक हो जाएगा। मुख्य रूप से हमें दो पढ़ना है कि भाई दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब कहा जाएगा, समतल दर्पण किसी अनंत त्रिज्या के खोखले गोलीय पारदर्शी कांच का वह भाग होता है जिसके किसी एक सतह पर कलई किया होता है, दूसरे सतह से प्रकाश का परिवर्तन होता है। इसका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होता है। इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। मतलब यह होगा इस तरह से, यह जो है सीधा होगा ना। ऐसे भी अगर हम इसे परिभाषित करें तो बहुत तरीका से कर सकते हैं। गोलीय दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। देखो, जनरल परिभाषा समझने के लिए तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं, लेकिन उसको लिखवाना और समझाने के लिए दूसरा प्रक्रिया अपनाया जाएगा। समतल, तल माने सतह, तल माने सतह, जिसका सतह सम माने बराबर चिकना, जिसका प्रवर्तक सतह चिकना हो उसे क्या बोलेंगे? समतल। जिसका प्रवर्तक सतह चिकना हो या बराबर हो, जिसका प्रवर्तक सतह बराबर हो उसे क्या बोलेंगे? समतल। और देखो, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल है, एक उत्तल। औ माने धंसा हुआ, उ माने उठा हुआ, उ माने उठा हुआ, अतल माने सतह। जिस जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल कहते हैं, और जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल कहते हैं। इसका कोनो प्रॉफिट नहीं है ना, इस सब को दसवान में नहीं है कि आप परिभाषा पूछ देगा। इतना बड़ा बड़ा चैप्टर को छोड़कर, विद्युतीय विभव के व्यंजक छोड़ के, वांडेग्राफ छोड़ के पूछ दी कि दर्पण का हो। आतना पोका नहीं खे जो 12 के क्वेश्चन सेट करता, लेकिन सब बात जानल का बा जोड़ी बा। बात ही बा कि गोलीय समतल दर्पण की हम बारे में पहले चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, तनी मनी नहीं करेंगे चर्चा। जितना उसमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक सब चर्चा होगा। तो देखो, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, हुआ समतल और, हम पहले इसकी चर्चा तो करेंगे नहीं क्योंकि अभी ये पढ़ाना नहीं है, मुझे पढ़ाना है क्या? समतल। समतल दर्पण के बारे में समझ लो। कहा जाएगा समतल दर्पण, ऐसे तो अगर परिभाषा याद नहीं है तो कह सकते हो, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समतल। नहीं तो मेरा भाषा बोलना होगा तो कहोगे समतल दर्पण किसी अनंत त्रिज्या वाले खोखले गोलीय पारदर्शी कांच का वह भाग होता है जिसका एक सतह पर कलई किया होता है और दूसरे सतह से प्रकाश का परिवर्तन होता है। इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होता है। अब देखो, समतल दर्पण जो है ना, इसके सामने अगर कोई वस्तु को रखोगे तो क्या होगा, यह बात मैं समझा रहा हूं। मान लो कि आपने इस वस्तु को यहां रख दिया, रखा ना भाई, ऐसे रखा, तो रखने पर क्या होगा कि यह जो जाएगा ये ऐसे टकरा कर वापस ऐसे रिटर्न जाएगा ना जी। यहां से प्रकाश गया, मान लो प्रतिबिंब में ये वस्तु है, यहां से गया टकरा कर यहां आएगा ना, तो टकरा कर जब इधर आएगा तो एक बात समझना होगा, तो इसको हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे ना, बढ़ा दिए, बढ़ा दिए ना। अब यहां से देखो होगा क्या कि यह जो आपने देखा कि भाई यहां से आ रहा है तो रिटर्न ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ही जो है इसको मैंने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दिया और ठीक यह जो है ये ऊपर की ओर चला गया। इसके बाद क्या होगा, यहां से सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, और सीधा जाएगा तो सीधा ही वापस क्या हो जाएगा, लौट आएगा और यहां तक। तो इसके बीच जो है यहाँ काल्पनिक एक प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। जरा दोनों को देखो, जरा दोनों को सोच कर देखो क्या है। अगर यह x दूरी पर है तो ये भी कितना होगा,
एच दूरी पर। अगर यह एच ऊंचाई पर है तो ये भी कितना होगा, एच ऊंचाई पर। मतलब साफ बात तो मैं यह कहूं कि जब समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु को दर्पण के आगे रखा गया होता है। अगर 15 मीटर पर रखा जाएगा तो दर्पण के पीछे एहसास होगा कि 15 मीटर पर बन रहा है। यह प्रतिबिंब जो होगा, अब दर्पण के पीछे कोनो फोटो बनता है, दर्पण के पीछे फोटो बनेगा, एक कल्पना किया जा रहा है। तो जो भी पीछे फोटो बनेगा, अब मान लो कि हिया बोर्ड बा तो पीछे लोग जी, बोर्ड चली तो पीछे लोग जी, मैंने टीवी के नजरअंदाज करता कि पीछे लागल जौन, तो अगर यहाँ पढ़ाई होता तो पीछे पूरा फोकस लोग की कि कौन का करता ना, तो कल्पना निकल जाता। तो दर्पण के पीछे जब कहेगा तो पूछो कि प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है उतना ही दूरी पर जितना दूरी पर वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया होता है। और यह जो प्रतिबिंब होगा काल्पनिक होगा, सीधा होगा, वस्तु के बराबर होगा। काल्पनिक सीधा वस्तु के, ये बात क्लियर है। इसमें दो कंसेप्ट को याद करके चलो। पहले प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो जितना दूरी पर माने ये प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे। कितना दूरी पर, जितना दूरी पर उसको रखा गया होता है। अगर वस्तु 15 मीटर पर रखिएगा तो 15 मीटर पर बनेगा, 20 मीटर पर रखिएगा सामने तो 20 मीटर बनेगा। यह प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर। तीन कंसेप्ट तो क्लियर है इसका। बराबर, बराबर, काल्पनिक, सीधा, बराबर। काल्पनिक सीधा और कितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर आप दर्पण के सामने रखे हैं। ये तो दर्पण का कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रतिबिंब का। अब लेकिन अभी कंसेप्ट बाकी है। का भेल कि दर्पण मान ला कि हम है, दर्पण हम है ना, ये तो हम दर्पण कहते तो चिहाले बात नहीं है। बोले मुँह जैसी कहले रहस कि अरे आंख ना हो का हो दर्पण, लेकिन हम समतल दर्पण है ना। थोड़ा सा पेट बाहर बाहर बुझाता उतल हो, लेकिन प्रयास करता नहीं हम। चला समतल हो गई ना, समतल हो गई ना। अब सुनो जरा, अब बात बता रहे, सुनो। ऐ मैं समतल दर्पण हूं और तुम वस्तु हो, उधर से तुम भी वेग से आ रहे हो तो लगेगा ना कि हेने से हो, हेने आगे मैं भागवता भी वेग से। कितना वेग से? जब किसी समतल दर्पण को स्थिर रखकर किसी वस्तु को भी वेग से दर्पण की ओर ले जाया जाता है तो दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब आगे की ओर भी वेग से गति करता है। 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से तू दर्पण की ओर भागता रह तो प्रतिबिंब बुझाई कि उन्हें से नहीं आवता। तू जब प्रतिबिंब ओर जेबा नो बुझाई नो कि तू दर्पण ओर जाता रह तो बुझाई कि उन्हें से ऊ होने से आवता ना। तो मतलब अगर दर्पण को स्थिर रख दो, वस्तु को भी वेग से गतिशील कर दो तो प्रतिबिंब उधर से इधर कितना वेग से आएगा, भी वेग से आगे बढ़ेगा। अगर, अब देखो, अगर अब वस्तु को स्थिर रख दो, आप प्रतिबिंब लेके दौड़, ऐसी लेके दर्पण लेके दौड़ तो प्रतिबिंब तारा और दौड़ी कितना, टू भी वेग से। कितना वेग से, टू भी। अगर दर्पण भी वेग से दौड़ता हेंगो, आप पृथ्वी आप वस्तु भी एने दौड़ता कहता भी वेग से, दोनों एक दूसरे के ओर दौड़ता तो थ्री भी वेग से दिखाई दी कि पृथ्वी जो दौड़ता कहता वेग से, थ्री भी वेग। मतलब उन्हें तीन कंसेप्ट को समझा, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर दर्पण स्थिर है और वस्तु दर्पण की ओर जा रहा है भी वेग से, भी वेग से। सुना, अगर दर्पण रुकल बा और वस्तु भी वेग से जाता तो पृथ्वी कितना वेग से आई। अगर वस्तु रोकल बा, वस्तु रोकल बा और दर्पण ओकरा और भी वेग से जाता तो पृथ्वी कै वेग से आई, टू वेग से ना। अगर वस्तु भी वेग से और दर्पण भी विवेक से एक दूसरे की ओर आ रहा है तो दर्पण में बने प्रतिबिंब की गति थ्री विवेक से होगी। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर बा। अब एक बात सिखा रहा हूं, तू वो दर्पण है, बीच में वस्तु है। तगत रहो, अगर दो दर्पण
दो समतल दर्पणों के बीच का कोण थीटा डिग्री हो और उनके बीच किसी वस्तु को रखा गया हो तो बना हुआ प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम निकालेंगे 360 बटा थीटा का मान। कुछ आएगा? कुछ आएगा ना भाई। 360 में थीटा का मान दिया रहेगा, थीटा का मान दिया रहेगा, भाग देंगे तो कुछ मान आएगा, एन मान लेते हैं आएगा। अगर एन यह जो है वह सम है, अगर यह एन जो है वह सम है, तो सम है तो क्या करेंगे, एगो कम कर देंगे। सम होगा तो प्रतिबिंब की संख्या एगो कम हो जाएगा। अब देखो कैसे, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री होता है तो 360 बटा 90 4 हुआ ना, तो प्रतिबिंब की संख्या करेंगे कितना, 3। प्रतिबिंब कै गो बनेगा, 3 गो। और दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो तो उनके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या कै गो होगा, 3 गो होगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि दोनों दर्पण के बीच का कोण 72 डिग्री है तो कितना आया, 5 क्या है, विषम। अब विषम आएगा तो विषम रहेगा तो प्रतिबिंब की संख्या वही रह जाएगा ना। 360 बटा थीटा निकालेंगे। अगर दो समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा है तो 360 बटा थीटा निकालेंगे। यदि n का मान सम आता है तो प्रतिबिंब की संख्या n-1 होगी। अगर विषम आता है तो n का मान n ही होगा, प्रतिबिंब की संख्या n ही होगा। लेकिन अब कहिएगा सर दशमलव में भी तो आ सकता है, ना आ सकता है, आ सकता है, जैसी बात है। 80 डिग्री ले लीजिए ना, भाग दीजिएगा तो कई मरतबे जाएगा, और चौका 32, तो दशमलव के पहले वाला जो होगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब की संख्या 4 कितना हो जाएगी। मतलब कंसेप्ट तो क्लियर है भाई। कंसेप्ट यह कह रहा है, जरा ध्यान सुनिएगा, कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण अगर थीटा डिग्री है तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए सबसे पहले 360 बटा थीटा का मान ज्ञात करेंगे। 360 बटा थीटा बराबर अगर n हो तो यदि n सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या n-1, यदि विषम संख्या हो प्रतिबिंब की संख्या n। यदि दशमलव में संख्या प्राप्त होती है तो दशमलव के ठीक पहले वाले अंक प्रतिबिंब की संख्या को बतलाएगा। कोई दिक्कत है? अगर आपके पास थीटा का मान मालूम है, ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा खूब, समझ रहे ना। हाँ, ये नहीं तो याद करते करते मर जाओगे, ना हो पाएगा, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, कोई पुस्त बीत जाएगा ना। सुनो जरा, मैंने कहा कि दो समतल दर्पण है, उनके बीच का एंगल थीटा डिग्री है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 360 बटा थीटा, मान आएगा n, कुछ आएगा, भागने में कुछ आएगा ना, उसको n मान लेते हैं। अगर n सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1 होगी। अगर विषम संख्या है प्रतिबिंबों की संख्या n होगी। अगर दशमलव संख्या है प्रतिबिंब की संख्या दशमलव के ठीक पहले वाली संख्या होगी। कोई दिक्कत है? यही बात हम लोग को जानना था ना। तो समतल दर्पण से पूरा कंसेप्ट आपने समझ लिया। तो बच्चों क्या समझे आप,